यूरोप में कीव सिटी को हीरो सिटी कहा जाता है। दुनिया का ये पहला शहर है जहां द्वितीय युद्ध के बाद रूस में कम्युनिस्ट के सत्ता में आने के बाद बस 3 साल में 1919 से 1921 के बीच 16 बार सत्ता बदली। कब्जा और आजादी का खेल खेला गया। 3 साल में 16 बार सत्ता परिवर्तन के बाद भी न यूरोप समर्थित पोलैंड ने और न रूसी रेड आर्मी कब्जा रख पाया। तो अंत में हार कर 1921 की रीग संधि में इसे आपस में ईस्टर्न और वेस्टर्न यूक्रेन में बांट कर रख लिया गया। इस युद्ध में कीव पूरी तरह से एक बार फिर बर्बाद हो गया। इसलिए कीव को अभिशप्त शहर भी कहा जाता है, जिसके वैभव को किसी न किसी बाहरी आक्रमणकारी या दुश्मन देश की नजर लगती रहती है। मगर कीव पहली बार बर्बाद हुआ नहीं, हुआ था। और जिस हालात से ये गुजर रहा है, कोई नहीं कह सकता कि आखिरी बार बर्बाद हो रहा है। रूस यूक्रेन के रूसी हमले के 24 घंटे में यूक्रेन के सरेंडर होने का सपना रूस देखने लगा था। कुछ लोगों ने खेल खत्म मान लिया था, पर कीव की इतिहास कुछ और कहता है, क्योंकि यहाँ स्वाभिमान के लिए जाने देने पर की परंपरा है। कीव ने सरेंडर की जगह अपनी बर्बादी को चुना है। कीव ने मंगोलों की शक्ति देखकर कहा, हमारे पापों के लिए न जाने कौन सा अनजाना दुश्मन हमारे दरवाजे पर खड़ा है जो सब खत्म कर देगा। बातू खान कीव का वैभव देखकर चकाचौंध हो गया था। वो इसे लूटना नहीं चाहता था, इसलिए 1240 से 1242 के बीच कीव के बाहर सेना लेकर वो सरेंडर का इंतजार करता रहा। जब कीव ने बातू खान के शांति संधि का प्रस्ताव लेकर गए दूत को मार डाला और जंग का ऐलान कर दिया, तो बातू खान ने इस शानदार शहर को भूतहा बना डाला। बुजुर्ग, महिलाओं और बच्चों को छोड़कर कीव का हर शख्स अपने अंतिम सांस तक लड़ता रहा। जंग खत्म होने तक 50,000 की आबादी वाले कीव में 2,000 बुजुर्ग और बच्चे बचे थे। मंगोलों की बस शर्त इतनी थी कि उनका शासन मानकर खान टैक्स उन्हें देते रहे, पर कीव ने कुर्बानी चुनी। इसलिए कहा जा रहा है कि रूस के लिए कीव पर कब्जा आसान नहीं होगा। दूसरे विश्व युद्ध में भी कीव जर्मन नाजियों के सामने सरेंडर नहीं कर बल्कि आखिरी तक संघर्ष करने वाला शहर था। कीव सोवियत संघ का ये एक बड़ा मात्र शहर था जो 85% तक नाजियों से संघर्ष में बर्बाद हो गया था। इसलिए इसे हीरो शहर यानी बहादुरों का शहर कहा जाने लगा। रूस आज भी यूक्रेन को 1654 वाला ही समझ रहा है, जब पहली बार कीवियन को रूस के एक शासन में लाने की बात हुई थी। ये जनवरी 1654 में पेरियास्लाव शहर में पेरियास्लाव परिषद के रूप में हुई थी। इतिहास में पहली बार यूक्रेन को देश के रूप में मानने की शुरुआत हुई और यूक्रेन के रूसी फिक्शन के तौर पर देखा जाता है। मौजूदा यूक्रेन के क्षेत्र पर पोलिश लिथुआनिया कॉमनवेल्थ का शासन था, जहां पर यूक्रेनियन किसान और व्यापारी लिथुआनिया के अत्याचार से परेशान थे। तभी लिथुआनिया कॉमनवेल्थ के खिलाफ नागरिक विद्रोह पर बोहदान खमेलनित्स्की ने कॉसक हेटमैन शासन का गठन किया। ये सब 1648 में मॉस्को के रूसी जारडोम की सहमति से शुरू हुआ था। पोलिश लिथुआनिया कॉमनवेल्थ से बचने के लिए यूक्रेन कॉसेक हेटमैन और रूसी जारडम के बीच मार्च 1954 में पेरियास्लाव परिषद की संधि हुई, जिसमें यूक्रेन एक स्वायत्त देश बना। पर यूक्रेन ने विदेश और रक्षा के मामले रूसी शासन के पास रहे। ये सब 1782 तक चला, पर धीरे धीरे स्वायत्तता खत्म कर रूस ने इसे अपने में पूरा मिला लिया। फिर वो व्यवस्था 1970 की रूसी क्रांति तक चली, जब परिश्रम यूरोप और अमेरिका का यूक्रेन पर ग्रेट गेम शुरू हुआ। क्रेमलिन अब भी 1654 की उसी पेरियास्लाव युग में जीता है। यूएसएसआर के दौरान इसे रूसी प्रजाति के एकीकरण को लेकर बड़े स्तर पर सेलिब्रेट किया जाता रहा। दरअसल उस वक्त भी ये संधि केवल यूक्रेन को बचाने के लिए नहीं, बल्कि रूस ने खुद भी बचने के लिए किया था, क्योंकि पोलिश लिथुआनिया कॉमनवेल्थ के मजबूत साम्राज्य और तुर्की साम्राज्य से रूसी जारडम डरा हुआ था। इसलिए यूक्रेन को साथ रखना चाहता था। यहां तक हेटमैन शासन की स्थापना करने वाला खमेलनित्स्की भी पोलिश लिथुआना कॉमनवेल्थ का विद्रोही सैनिक था, जिसे रूसी जारडम पर कब्जा करने का आदेश था, मगर वो मॉस्को से जा मिला।
इस संधि को लेकर मॉस्को का ऐसा आग्रह था कि 1954 में रूसी शासक निकिता खुश्चेव ने पेरियास्लाव परिषद का 300वें जश्न के उपलक्ष्य में क्रीमिया को यूक्रेन को गिफ्ट कर दिया, जिसे 2014 में नाराजगी के बाद छीन भी लिया। 350 साल बाद भी वैसे ही हालात हैं और मॉस्को की सोच भी वैसी ही है। 2004 में जब रूसी समर्थित यूक्रेन राष्ट्रपति लियोनिड कुचमा ने 18 जनवरी पेरियास्लाव संधि की 350वीं वर्षगांठ मनाने की घोषणा की तो इसे रूसी षड्यंत्र बताकर यूक्रेन में खूब विरोध हुआ। रूसी साहित्य और प्रोपेगेंडा मशीन इसे महान रूसी प्रजाति की एकता बताते हैं, तो पश्चिमी यूरोप और अमेरिका समर्थित साहित्य और प्रोपेगेंडा बताते हैं कि किस तरह से पेरियास्लाव संधि को धीरे धीरे खत्म कर रूस ने यूक्रेन पर कब्जा कर लिया। यह भी स्वायत्त देश के नाम पर यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है। कुछ लोग इसे पुतिन का सपना भी मानते हैं कि कीवियन रूस प्रजाति के देश रूस, यूक्रेन और बेलारूस एक रहे। यूक्रेन और रूस स्वाभाविक और परंपरागत साथी रहे हैं। आज भी यूक्रेन की एक बड़ी आबादी खुद को रूस से जोड़ कर देखती है। यही रूस की ताकत भी है। रूस के साथ इसके आसानी से रहने की वजह भी है। रूस, बेलारूस और यूक्रेन पूर्वी यूरोप में कीवियन रूस, जिन्हें ईस्ट स्लावियन की प्रजाति का माना जाता है, ऐतिहासिक रूप में एक रहे हैं। ये भी ऐतिहासिक सच है कि जिसे रूसी प्रजाति के नाम से जाना जाता है वो भी कीवियन रूस या कीवियन रस ही कहा जाता है। रूस की जिद है कि यूक्रेन रूस दोस्त देश बनकर रहे और यूरोप, अमेरिका इसे पोलैंड की तरह स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश के नाम पर नाटो देश बनाकर रखना चाहते हैं। मगर इतिहास को दोहराना और इतिहास की घड़ियों की आगे निकल गई सुइयों को वापस लाकर उसी वक्त को निहारना दो अलहदा बातें हैं। इतिहास दोहराए जाने की शक्ल में भी मिटता और बनता है। इतिहास को पाने की सनक में बड़े बड़े साम्राज्य मिटा दिए हैं। यूक्रेन और रशिया के इसी जन्म से लेकर अब तक के इतिहास को बागी 4 में दिखाया जाने वाला है। टाइगर श्रॉफ इसमें यूक्रेन वासी दिखाए जाएंगे, लेकिन वो रूस में रहते होंगे। उन्हें रशिया में रहकर अपने लिए ज्यादा अवसर दिखते हैं, लेकिन वहीं उनके माँ बाप अपनी जन्मभूमि यूक्रेन से जुड़े हुए हैं। इसमें राजनीतिक लड़ाई झगड़े के साथ साथ एक लड़के के सफल होने के अवसर चुनने के साथ से लेकर आर्थिक, मानसिक सभी विचारधाराओं को बागी 4 में दिखाया जाएगा। तो इस तरह बागी 4 की स्टोरी हो सकती है। आपके इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज।